नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। तो चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत एक अहम जानकारी के साथ करेंगे। लव जिहाद अध्यादेश के खिलाफ आज हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। आज हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी योगी सरकार। तो जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अध्यादेश के विरोध में हाई कोर्ट में 4 याचिकाएं दायर हो चुकी हैं और उन्हीं 4 याचिकाओं पर आज सुनवाई होगी। तो जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर लव जिहाद के बढ़ते मामलों के बीच आज अध्यादेश के खिलाफ हाईकोर्ट में सुनवाई होगी और आज हाईकोर्ट में योगी सरकार अपना पक्ष रखती हुई नजर आएगी। और साथ ही जिस तरह से 4 याचिकाएं अध्यादेश के विरोध में दायर की गई थी, उन्हीं 4 याचिकाओं पर आज सुनवाई होगी। तो ये देखना होगा कि हाईकोर्ट की तरफ से क्या कुछ नतीजे निकल के आते, क्या कुछ हाईकोर्ट की तरफ से कहा जाता है और क्या अपना पक्ष योगी सरकार मजबूती से रख पाएगी। क्योंकि लगातार ये सवाल उठाया जा रहा था कि ये जो अध्यादेश है ये एक विशेष वर्ग के खिलाफ लाया जा रहा है। तो जिस तरह से आज योगी सरकार अपना पक्ष रखती हुई दिखाई देगी, कितनी मजबूती के साथ योगी सरकार अपना पक्ष आज रखती है और क्या कुछ ये जो 4 याचिकाएं दायर की गई थी अध्यादेश के विरोध में, उन पर जिस तरह से सुनवाई होगी, महत्वपूर्ण हो जाएगा कि क्या कुछ जो आदेश आज हाईकोर्ट की तरफ से दिया जाता है, क्या कुछ इस सुनवाई में कहा जाएगा, वो भी देखने वाली बात हो जाएगी। तो आज इस अध्यादेश पर बातचीत होगी। आज इस अध्यादेश के खिलाफ जिस तरह से याचिकाएं दायर की गई थी उन पर भी सुनवाई होगी। और साथ ही क्यों महत्वपूर्ण है ये अध्यादेश, किस तरह से लव जिहाद का ये अध्यादेश महत्वपूर्ण है, इस पर भी योगी सरकार अपना पक्ष रखेगी। और साथ ही ये बताती हुई नजर आएगी कि क्या जिस तरह से लगातार मामले देखने को मिले हैं उन पर रोक लगाने के लिए ये अध्यादेश बेहद जरूरी है या फिर नहीं। तो आज महत्वपूर्ण सुनवाई है, हाईकोर्ट में ये सुनवाई होगी। लगातार बढ़ते मामलों के बीच ये अध्यादेश लाया गया था। जिस तरह से अब ये अध्यादेश को लेकर के लगातार कानून बनाने की बात हो रही है, क्या ये कानून बन पाता है, इस पर योगी सरकार आज अपना पक्ष रखती हुई हाईकोर्ट में नजर आने वाली है। तो आज हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। 4 याचिकाओं पर सुनवाई होगी। जिस तरह से 4 याचिकाएं इस अध्यादेश के विरोध में दर्ज की गई थी, आज उन सभी अध्यादेशों पर सुनवाई और साथ ही योगी सरकार मजबूती के साथ अपना पक्ष आज रखती हुई दिखाई देगी और साथ में ये बताती हुई नजर आएगी कि आखिरकार ये अध्यादेश क्यों महत्वपूर्ण है, किस वजह से इस अध्यादेश को लागू किया जाना चाहिए ताकि जो बढ़ते मामले हैं उन पर रोक लगाई जा सके। लेकिन अगर बात करें हम कानूनविदों की, तो वो लगातार ये बातें जरूर कहते हुए नजर आए हैं कि ये जो कानून है, ये जो अध्यादेश है, ये सिर्फ एक विशेष वर्ग को निशाने पर साधने के लिए है, सिर्फ सियासी फायदे के लिए इस अध्यादेश को लाया गया है। और साथ ही जिस तरह से आज इस पर मजबूती से अपना पक्ष योगी सरकार रखेगी। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अक्षत दत्त जोशी जुड़ गए। अक्षत, जिस तरह से ये कानून, जिस तरह से ये अध्यादेश, आज इस पर सुनवाई होगी, साथ ही 4 याचिकाओं के विरोध में आज सुनवाई होगी, साथ ही योगी सरकार भी अपना मजबूती से पक्ष रखेगी, क्या कुछ माना जा सकता है कोर्ट की तरफ से? बिल्कुल, देखिए, इससे पहले भी कोर्ट में इस अध्यादेश को लेकर के, इसको अध्यादेश को खत्म करने को लेकर के याचिका डाली गई थी। तो कुल मिलाकर 4 याचिका इस अध्यादेश को खत्म करने के लिए डाली गई हैं। जिससे पहले भी जब कोर्ट में सुनवाई हुई थी तब उत्तर प्रदेश सरकार ने कोर्ट से समय मांगा था कि हमें जवाब देने के लिए कुछ वक्त चाहिए। उसके बाद कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को वक्त दिया था, वो वक्त आज पूरा हुआ है। आज फिर से कोर्ट में इस अध्यादेश को लेकर के सुनवाई है। आज मैं आपको बता दूं कि आज कोर्ट इस अध्यादेश को लेकर के अपना फैसला सुना सकता है कि वो लव जिहाद का जो अध्यादेश योगी सरकार आज पारित कर सकती है विधानसभा में, इसको लेकर के अपना फैसला सुना सकता है। वहीं अगर बात करें उत्तर प्रदेश जो विधानसभा की, तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी आज इस लव जिहाद के कानून को लेकर के योगी आदित्यनाथ अपना अध्यादेश पारित कर सकते हैं। क्योंकि इससे पहले हंगामा काफी हुआ था। जब 6 अध्यादेश लागू हुए थे तो काफी हंगामा हुआ था। विपक्ष ने, सपा के एमएलसी जो थे, सपा के जो विधायक थे, कांग्रेस के एमएलसी थे, उन्होंने विधानसभा में काफी हंगामा किया था। उस हंगामे के चलते महज 6 अध्यादेश केवल पारित किए गए थे, लेकिन लव जिहाद के जो अध्यादेश था इसको रोक दिया गया था। तो ऐसा माना जा रहा है कि आज लव जिहाद का यह अध्यादेश लागू किया जाएगा। साथ ही इसके 4 अन्य अध्यादेश और हैं जिनको लागू किया जाएगा। वहीं आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस अध्यादेश को निरस्त करने के लिए जो विपक्षी पार्टियों ने अपनी 4 अर्जियां डाली थी, उन चारों अर्जियों में इस अध्यादेश को खत्म करने की मांग की गई थी। तो कहीं ना कहीं आज कोर्ट का भी आदेश आ जाएगा सामने कि इस अध्यादेश को लागू किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। अक्षत, अगर कानूनविदों की बात माने तो लगातार वो ये कहते हुए नजर आए कि ये जो अध्यादेश सरकार लेकर के आई है ये एक विशेष वर्ग पर निशाना साधने के लिए और साथ ही अपने सियासी फायदे देखने के लिए ही सरकार की तरफ से ये अध्यादेश लाया गया है।
देखिए, ये तो कहना गलत होगा कि एक विशेष वर्ग के लोगों के लिए अध्यादेश लाई है, क्योंकि अमूमन ऐसा हम लगातार अपने टीवी चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखाते रहते हैं कि किस तरह से एक युवक एक युवती से प्रेम करता है, उसके बाद फिर कुछ दिन बाद उस युवती की लाश मिलती है। तो लगातार इस तरह की जो घटनाएं घट रही थी, जिस तरह से दूसरे वर्ग के, दूसरे धर्म के, दूसरे समुदाय के युवक या दूसरी समुदाय की युवती से शादी करता था, उसके बाद उसका धर्म परिवर्तन कराया जाता था, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं उसको कई बार देखा गया कि उसको पीड़ित किया जाता था, उसको तलाक दे दिया जाता था या उसकी कई बार हत्या हो जाती थी। तो इन तमाम घटनाक्रम को रोकने के लिए योगी सरकार लगातार लामबंद थी। जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, कहीं ना कहीं वो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर काफी सक्रिय थे। लगातार वो इस घटना को लेकर बार बार बोलते थे कि इस पर जो लव जिहाद पर सरकार कानून बनाएगी, अध्यादेश बनाएगी, ताकि इस तरह की जो घटनाक्रम है जिनको बढ़ावा मिल रहा है उसको रोका जाए। क्योंकि हमने इससे पहले भी कई बार देखा कि विशेष समुदाय के जो गुरु होते थे, जो धर्म गुरु होते थे, वो कई बार मस्जिदों से अपने धार्मिक स्थलों से ऐलान करते थे, लोगों को फंडिंग की जाती थी। हमने कई बार अपने टीवी माध्यम से लोगों को दिखाया। तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो घटनाक्रम है उसको रोकने के लिए, जो युक्तियां हैं उनको बचाने के लिए इस तरह का अध्यादेश लाया जा रहा है, ताकि जो लव जिहाद में जो लड़कियां फंसती हैं, उनके साथ डाइवोर्स की घटना होती है, उनके साथ मारपीट की घटना होती है, उनको प्रताड़ित किया जाता है शादी के बाद, उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाई जा सके। फिलहाल अक्षर, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से आज अध्यादेश पर सुनवाई होगी, हाईकोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला लिया जाता है उसके बारे में अभी आपको अपडेट देंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रामपुर से सपा सांसद आजम खान ही नहीं, उनके परिवार की संपत्ति भी अब सरकार के निशाने पर है। आजम खान की पत्नी और रामपुर नगर विधायक तजीन फातिमा और उनके बेटे की निजी संपत्ति हमसफर रिजॉर्ट पर रामपुर के तहसीलदार सदर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हमसफर रिजॉर्ट में खाद के गड्ढों की भूमि को कब्जाने के मामले में बेदखली और जुर्माने का आदेश पारित करते हुए वसूली के लिए 15 दिन का समय दिया है। 15 दिन बाद इस मामले पर आगे कार्रवाई की जाएगी। ये खाद के गड्ढे सरकारी जो भूमि होती है और इस पे हल्का लेखपाल व राजस्व टीम द्वारा मौके पर निरीक्षण किया गया। निरीक्षण करने पे उनका अवैध कब्जा पाया गया। उसकी पूरी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आज माननीय न्यायालय द्वारा बेदखली का धारा 67 के तहत उसमें आदेश पारित हो गया है। खाद के गड्ढे को लेकर किस तरह का आदेश पारित हुआ? खाद के गड्ढे जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि होती है उस पर किसी का अध्यासन हो नहीं सकता कभी भी। वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है और वो गवर्नमेंट के लिए आरक्षित है। आजम खान का जो रामपुर में 5 स्टार फैसिलिटी का रिजॉर्ट है, हमसफर रिजॉर्ट, उसमें मेरे द्वारा ये शिकायत की गई थी जिलाधिकारी रामपुर को कि इनके रिजॉर्ट में सरकारी जो भूमि होती है उसमें सरकारी खाद के गड्ढे होते हैं, जहाँ पर गांव के लोग अपना जो कूड़ा होता है वो वहाँ एकत्रित करते हैं, उसको खाद के गड्ढे कहा जाता है। आजम खान ने वो कब्जा किया है, उसकी जांच हुई और जांच में वो सही पाया गया। तहसीलदार से सदर गया, ये बात चल रहा था। आज उसमें निर्णय आया है कि सरकारी खाद के गड्ढों को खाली करवाया जाए और उन पर 5,32,000 रुपए का, आजम खान और बाकी लोगों को 5,32,000 रुपए का उसमें जुर्माना लगाया गया है। बावनखेड़ी हत्याकांड की दोषी शबनम की फांसी एक बार फिर टल गई है। अमरोहा में जनपद न्यायालय ने अभियोजन से शबनम का ब्यौरा मांगा था, लेकिन सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि शुक्रवार को रामपुर जेल में के माध्यम से शबनम की फांसी रोकने के संदर्भ में एक याचिका लगाई गई है। अब तक दया याचिका पर फैसला नहीं आ जाता है, तब तक के लिए शबनम की फांसी टल गई है। शबनम ने दूसरी बार दया याचिका राज्यपाल को भेजी थी। ये याचिका राष्ट्रपति को भेजने की बात कही गई थी। तब तक के लिए शबनम की फांसी को फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। राष्ट्रपति के फैसले के बाद ही कोर्ट अपना फैसला लेगी। आज इस बात में इसलिए तिथि निर्धारित थी कि इनके द्वारा कोई दया याचिका या कोई अपील किसी न्यायिक स्तर पर या प्रशासनिक स्तर पर लंबित तो नहीं है। तो इसी बीच पता चला है कि इन्होंने एक पुनः दया याचिका माननीय राज्यपाल महोदय को भिजवाई है, जो माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा राष्ट्रपति को जाएगी। ये रिपोर्ट हमसे मांगी गई थी। इतना इसमें अभी तक है कि उन्होंने पुनः दया याचिका दाखिल की है माननीय राज्यपाल महोदय। योगी सरकार ने मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए फ्री कोचिंग दी जाएगी।
इस क्रम में बरेली के रोहिलखंड विश्वविद्यालय में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लखनऊ महानिदेशक एल वेंकटेश्वर लू ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। साथ ही कार्यक्रम में डीएम नीतीश कुमार और एसएसपी रोहित सिंह सजवाण सहित जिले के कई अधिकारी मौजूद रहे। जिनको जो कोचिंग सेंटर्स में फीस नहीं दे सकते हैं, लेकिन उनके अंदर भी तमन्ना है आईएएस में जाने की, उनके अंदर हुनर है, क्षमता भी है और इच्छा भी है, काम भी करना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर संसाधनों की कमी और मार्गदर्शन की कमी की वजह से वो लोग अपनी जो महत्वाकांक्षा है उसको पूरा नहीं कर पाते हैं और समाज के लिए, देश के लिए वो लोग भी पूरा लगन से सेवा करना चाहते हैं, तो वो उनको अवसर नहीं मिल पाता है। जबकि संविधान कहता है कि प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान हर एक नागरिक को प्रदान कराना चाहिए। इस महान उद्देश्य को लेके जो संवैधानिक मूल्य है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी दूरदृष्टि और व्यापक दृष्टि के साथ एक मोहाबो जनपद में तैनात अपर जिलाधिकारी राम सुरेश वर्मा मंगलवार देर शाम अचानक से लापता हो गए। एडीएम के अचानक गायब हो जाने से अधिकारियों में हड़कंप मच गया। करीब 6 घंटे तक मुख्यालय में संपर्क न होने के चलते चित्रकूट धाम मंडल में कमिश्नर और आईजी लव शंकर के साथ महोबा पहुंचे। करीब 6 घंटे बाद मुख्यालय से 100 किलोमीटर दूर लहचूरा बांध के पास एडीएम से मिले, जिसके बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने राहत की सांस ली। दरअसल कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार शाम को जिला स्तरीय मॉनिटरिंग सेल की मीटिंग चल रही थी। इसमें किसी बात को लेकर एडीएम राम सुरेश वर्मा की आला अधिकारियों से तीखी नोकझोंक हो गई। इस दौरान एडीएम राम सुरेश वर्मा डिप्रेशन में आ गए और डॉक्टर गुलेश्वर के पास पहुंचे। डॉक्टर से मिलने के बाद एडीएम रमेश वर्मा का मोबाइल बंद होने से प्रशासनिक महकमे में खलबली मच गई। क्या पूरा घटनाक्रम था सर? कि आज शाम को जो जिला स्तरीय मॉनिटरिंग सेल की मीटिंग होती है, उसके बाद अपर जिलाधिकारी महोबा राम सुरेश वर्मा जी का मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था और उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था। अब उनका मोबाइल फ़ोन जो है वो ऑन हो गया, उनसे बात हो गई है, उसका कुशल जनपद में ही उपलब्ध है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। कृषि कानून के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन की सुनवाई न होने से किसान दुखी हैं। ऐसे में किसान सरकार के प्रति अपना कड़ा विरोध जता रहे हैं। वहीं सहारनपुर में गन्ना भुगतान न होने और कृषि कानून के विरोध में अपने खेत में खड़ी गेहूं की फसल को ट्रैक्टर चलाकर रौंद दिया। मामला जनपद सहारनपुर की तहसील बेहट के गांव कबूतपुर भुड़की का है, जहां गांव का एक किसान राजकुमार ट्रैक्टर लेकर अपने खेत में पहुंच गया और अपनी गेहूं की फसल में ट्रैक्टर चला दिया। फसल को उजाड़ता देख किसान से जब पूछा गया कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो किसान ने सरकार के प्रति निराशा जाहिर की। गेहूं की फसल है जी, हमने शुरू जनवरी में बोई दी है और इसका जो है ना हमारा गन्ने का पैसा आ रहा है, ना कुछ हमारे पास इसमें आगे जो है लागत लगाने को कोई पैसा नहीं है। 90 दिनों से किसान धरना प्रदर्शन भी कर रहे और कुछ नहीं मिल रहा, सरकार कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। क्या आगे लगाने को हमारे पास पैसा नहीं है, क्या करें हम, इसलिए बाहर है और आगे लगाने को पैसा नहीं है हमारे पास। कानपुर का सरकारी अस्पताल जंग का अखाड़ा बन गया। उर्सला अस्पताल में 2 लोगों ने एक व्यक्ति को जमकर पीटा, जिससे मरीज और तीमारदारों में हड़कंप मच गया। दरअसल सरकारी अस्पताल में दलालों का जमावड़ा लगा रहता है, जिनमें पैसे की लेन देन को लेकर विवाद हुआ। विवाद में 2 लोगों ने एक व्यक्ति को पीट कर जख्मी कर दिया। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने से स्वास्थ्य विभाग की किरकिरी हो रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुरेश सिंह जुड़ गए। सुरेश, क्या कुछ पूरा मामला है जिसकी वजह से ये जो पूरा अस्पताल था वो जंग का अखाड़ा बनता हुआ नजर आया और लोगों ने एक व्यक्ति की पीट कर बुरी हालत कर दी? यहाँ पे सब दलालों का जमावड़ा रहता है। लगातार ये मरीजों के बीच में दलाली करते हैं, उनका मतलब दवा दिलवाने की दवाई और उनको एडमिट कराने की, और इसी संदर्भ में आपस में लोगों ने लेन देन को लेकर मारपीट की, जिसमें जिस व्यक्ति को है वो बहुत जख्मी हो गया। और साथ में जिन लोगों ने मारा, कहा जाता है कि वो एक डॉक्टर का ड्राइवर है हॉस्पिटल का ही। जी, फिलहाल पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई है इन दोनों के खिलाफ, जिस तरह से मारपीट इन्होंने की? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है
और सीनियर डॉक्टरों का कहना है कि नहीं, कोई अस्पताल का कोई कर्मचारी नहीं है यहाँ पे इस मारपीट में। जी, फिलहाल सुरेश तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से अस्पताल लड़ाई झगड़े का जगह बन गई, जिस तरह से मारपीट की गई, उस शख्स को बुरी तरीके से चोटिल कर दिया गया। नोएडा के सड़कों को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए अब नोएडा प्राधिकरण इलेक्ट्रिक मशीनों का इस्तेमाल करेगी। पहली बार प्राधिकरण इन सुपर शॉकर मशीनों का खुद खरीदा है। इसके अलावा पेड़ों की छटाई के लिए 4 नई मशीनें भी नोएडा प्राधिकरण ने खरीदी। सेक्टर 6 इंदिरा गांधी कला केंद्र से इन मशीनों को नोएडा प्राधिकरण की सीईओ ऋतु महेश्वरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शहर में बंद नालों की सफाई इन 2 सुपर शॉकर मशीनों से होगी। नोएडा प्राधिकरण की ओर से मैकेनिकल स्वीपिंग का अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत शहर में पहले कूड़े को साफ करने और स्वच्छ बनाए जाने का काम किया जा रहा है। गोड्डा जनपद के मनकापुर कोतवाली क्षेत्र में एक 10वीं की छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। गांव के ही एक अधेड़ पर अपने 3 साथियों के साथ गैंगरेप करने का आरोप लगा है। पीड़िता स्कूल से घर वापस लौट रही थी, तभी गांव के ही एक व्यक्ति ने अपने 3 साथियों के संग उसे गन्ने के खेत में खींच ले गए और गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, दुष्कर्म के बाद डराने के लिए चाकू से उसके हाथ पर भी वार किया। हाई स्कूल की पीड़ित छात्रा की तहरीर पर पुलिस ने एक नामजद समेत 4 लोगों पर रेप, पॉक्सो समेत कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। साथ ही पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए भी भेज दिया गया। मनकापुर क्षेत्र में कल शाम में एक 15 वर्षीय युवती ने कंप्लेन दर्ज कराई, जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि उसी के गांव के एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 48-49 साल है, उसने अपने 3 साथियों के साथ इसके साथ दुष्कर्म किया। प्राप्त तहरीर पे तत्काल अभियोग पंजीकृत करके जो पीड़िता है उनका मेडिकल कराया जा रहा है। परंतु साथ ही साथ यहाँ यह भी तथ्य उल्लेखनीय है कि इन दोनों परिवारों के बीच में पूर्व में भी विवाद की बात प्रकाश में आई है, परंतु समस्त तथ्यों पे समस्त साक्ष्यों को संकलित किया जा रहा है। साक्ष्यों के आधार पर इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अमरोहा में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। गजरौला थाना क्षेत्र के कासिमाबाद गांव से वारदात सामने आई, जहां धारदार हथियार से बदमाशों ने 2 लोगों की निर्मम हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। ग्रामीणों में खून से लथपथ दोनों का शवों को देखा तो लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। हत्या के 10 घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। क्या मामला लग रहा है, क्या वजह? पता नहीं, घर से तो ये लेटर देखने गया था खेत में, कल तो ये घूमने अब यार ये पता, हमने तो रात भर फोन लगाया ठेके वाले से पूरी के पहले मैं तो वहीं खड़े छोड़ के चला आया था। ये बिरसा का गुजर है कोई। एक दिन पहले ये सुल्तान है जिसका ठेका है, वो मोबाइल ले गया था इससे छीन के राम निवास से। मेरे दिमाग से तो वो ये है जी उसने ये इसका उसने सुल्तान ने किया। जालौन के आटा थाना क्षेत्र के गांव ददरी में 2 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वहीं 2 लोगों की तबीयत बिगड़ी हुई है। इनमें एक की हालत गंभीर बताई गई, उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घर वालों ने पुलिस को बिना सूचना दिए ही अंतिम संस्कार कर दिया। ग्रामीणों ने जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका जताई है। शराब विक्रेता मौके से फरार है। वहीं पुलिस ने आरोपी शराब विक्रेता की तलाश शुरू कर दी है। रायबरेली के बछरावा नगर पंचायत में पानी की टंकी में रखे गए कैरोलीन गैस से भरे सिलेंडर में रिसाव होने से 2 महिलाओं समेत 4 लोग बेहोश हो गए। गैस रिसाव होने के बाद वहां भगदड़ मच गई। सूचना पर अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने पहुंचकर सिलेंडर को हटाया, साथ ही बेहोश हुए लोगों को सीएचसी पहुंचाया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। क्या घटना हुई, क्या हुआ सर? ये जल निगम में क्लोरीन गैस का सिलेंडर था जो जर्जर होने की वजह से एक जगह से लीकेज हो गया था जी, जिसकी वजह से गैस पास हो रही थी। फिर हम लोगों ने जेसीबी बुलवा करके और उसी में लदवा करके उसको कस्बे से बाहर एक कुएं में डलवा दिया, जिससे अब कोई दिक्कत नहीं है। सर कितने लोग इसमें प्रभावित हुए? 3-4 लोग अंदर हैं, एक लेडीज़ हैं और 2 शायद जेंट्स हैं। तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम थी और अभी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वो पीएससी पहुँचने के बाद ठीक है। सर उनको रेफर किया गया, जानकारी आ रही है? हाँ, रेफ़र किया गया, यहाँ से रायबरेली रेफ़र किया गया
और ठीक हालत में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब तो कोई दिक्कत है नहीं? नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब शेष सिलेंडर जो भी यहाँ पर हैं उनको उठवा करके कस्बे से बाहर ले जाएगा। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर एक बार फिर से दर्दनाक हादसा हुआ। यहां एक तेज रफ्तार टैंकर अनियंत्रित होकर इनोवा कार के ऊपर पलट गया। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। हादसा थाना मथुरा के थाना क्षेत्र नौजील क्षेत्र के माइलस्टोन 68 में समीप हुआ। हादसा की जानकारी मिलते ही पुलिस एक्सप्रेसवे कर्मियों सहित बचाव दल मौके पर पहुंच गया। जनपद मथुरा के थाना नौझील में यमुना एक्सप्रेसवे पर बाजना कट के आसपास आज एक सड़क दुर्घटना हुई है 10:35 के आसपास, जिसमें आगरा की तरफ जा रहे एक ऑयल टैंकर जो कि अनियंत्रित होकर डिवाइडर्स के दूसरी तरफ चला गया, जहां पर उस तरफ से आ रही एक इनोवा कार के साथ उसकी दुर्घटना हुई। इस दुर्घटना के फलस्वरूप इनोवा में सवार 7 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है, जिसमें कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष हैं। मौके पर सभी अधिकारियों द्वारा पहुंचकर रेस्क्यू वर्क करवाया गया है। सभी बॉडीज़ को वहां से निकालकर पीएम हाउस के लिए रवाना कर दिया गया है। मौके पर इस समय टैंकर को हटवाकर और उसको सेव किया जा रहा है। प्रतापगढ़ में 2 पक्षों में जमकर मारपीट का मामला सामने आया, जहां जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों ने एक दूसरे पर ताबड़तोड़ लाठी डंडों से हमला करना शुरू कर दिया। महिला पुरुष सब एक दूसरे से जमकर मारपीट करने लगे। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि 2 पक्षों में जमकर विवाद हो रहा है। फिलहाल पट्टी कोतवाली में मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां परिवहन से जुड़ी कई परियोजनाओं को लॉन्च करेंगे पंजाब के सीएम। तो जानकारी आप तक पहुंचा रहे, आज शाम 3 बजे वर्चुअल तरीके से उद्घाटन करेंगे सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो परिवहन से जुड़ी यातायात सुविधाओं से संबंधित योजनाओं की शुरुआत आज पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह करेंगे। अब होम डिलीवरी पर मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी की सुविधा। तो बड़ी जानकारी पंजाब से सीधे आपको पहुंचा रहे, जहां परिवहन से जुड़ी कई परियोजनाओं को लॉन्च करेंगे पंजाब के सीएम, जहां पर आज शाम 3 बजे वर्चुअल तरीके से उद्घाटन पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह करने वाले हैं और साथ ही यातायात सुविधाओं से संबंधित योजनाओं की शुरुआत आज पंजाब के सीएम करेंगे। तो अब होम डिलीवरी पर ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी की सुविधा भी मिलेगी। तो होम डिलीवरी पर ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी की सुविधा अब पंजाब की जनता को मिलेगी। परिवहन से जुड़ी कई ऐसी परियोजना है जिन्हें आज पंजाब के सीएम शाम 3 बजे वर्चुअल तरीके से उनका उद्घाटन करेंगे, उन योजनाओं को लॉन्च करेंगे और साथ ही ये कहा जा रहा है कि अब यातायात से जुड़ी ये जो सुविधाएं हैं वो जनता को मिलने वाली हैं। तो अपना उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।